मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जून 3 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आज हम लोग फिर से करने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं ब्रीफली हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इंडिया इजराइल रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है, उस डेवलपमेंट के बारे में भी बात करेंगे। यूएपीए के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। वैसे तो ये रिपीटेड सा टॉपिक है, पहले इसको हम लोग कई बार कर चुके हैं, यूएपीए सेडिशन वगैरह। तो इसमें जो है थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग ऐड करेंगे। पीएम श्री स्कूल ये हमारे बिल्कुल नया टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं। इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि क्योंकि इंडिया का ऐसे कुछ डेलीगेशन जो है वो अफगानिस्तान के अंदर गई हुई है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। कास्ट सेंसस इन बिहार, कल हम लोगों ने इसके बारे में ब्रीफली सिर्फ आपको बताया था और हम लोगों ने ये भी कहा था आपको कि आने वाले टाइम में इसके बारे में कोई एडिटोरियल आने वाला है। तो आज एडिटोरियल तो नहीं आया खैर इसके बारे में, लेकिन एक्सप्लेनर सेक्शन आया है जिसका आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस हफ्ते में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक एडिटोरियल भी डेफिनेटली आ ही जाएगा, तब इसको हम लोग एक अलग डायमेंशन से पढ़ सकते हैं, राइट। क्योंकि कास्ट जो है हमारे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम में। तो कास्ट के रिगार्डिंग जितनी भी डायमेंशंस होती हैं वो हमें अपने मेंस के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। तो अपने नोट्स में आप उसको ऐड कर सकते हो। उसमें कास्ट सेंसस भी एक अलग से टॉपिक हो सकता है। कास्ट बेस्ड इशू जो होते हैं वो आप बात कर सकते हो। कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन होता है उसके बारे में बात कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट होते हैं उसके बारे में बात कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से प्रोविजन दिए गए हैं उसके बारे में बात कर सकते हो। तो इस तरह से अपने नोट्स को आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एनरिच कर सकते हो और मेंस में आपको आंसर लिखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एक्चुअली अपने आपको मेंस के नोट्स बनाने ही ऐसे होते हैं। आप एक टॉपिक पकड़िए, उस टॉपिक की जितनी डायमेंशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको न्यूज़पेपर से मिलती हैं आप उसको मेंस के पर्सपेक्टिव से मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएस पेपर 3 में हम लोग करने वाले हैं लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ये साइंस एंड टेक से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है हमारे लिए। ओपेक एंड ओपेक प्लस, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। एडिटोरियल जो है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में है और यहीं से आज हम लोग मेंस का एक आंसर भी लिखने वाले हैं। उसके अलावा कुछ एमसीक्यूज हमारे पास हैं जो कल आपको दिए थे और 2 ब्रांड न्यू एमसीक्यूज फिर से आपके लिए लेके आया हूं जो हम लोग करेंगे और ये दोनों ज्योग्राफी से हैं क्योंकि मंडे से हम लोग नया को स्टार्ट करने वाले हैं। खैर, तो देख लेते हैं पहला टॉपिक क्या है। इंडिया इजराइल टू एनहेंस डिफेंस टाइज। देखिए, इंडिया और इजराइल के बीच में ना इकोनॉमिक रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड होता नहीं है, लेकिन डिफेंस के मामले में इंडिया और इजराइल काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर हो जाते हैं। वैसे तो हिस्टोरिकली देखें हम लोग तो हमारा जो डिफेंस नीड्स हैं वो रशिया से पूरी हो रही थी, लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स में एक्चुअली 1992 में ही इंडिया ने ओपन किया था एम्बेसी अपना इजराइल के साथ। हमारे ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन एक्चुअली तब शुरू हुए थे। उसके बाद फिर 2000 के बाद हम लोगों के डिफेंस टाइज भी इंप्रूव होने शुरू हुए, क्योंकि देखिए जब इजराइल की बात आती है तो इजराइल के साथ साथ हमेशा एक मुद्दा रहेगा, वो रहेगा पैलेस्टाइन का। और अगर आप एक चीज देखें तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की जो गवर्नमेंट रही है हमारी, उनका जो स्टैंड रहा है वो हमेशा पैलेस्टाइन की फेवर में ही थोड़ा रहा है। और फिर बाद में हम लोगों ने 2 स्टेट थ्योरी की बात किया, तो एक्चुअली हमेशा से ही इंडिया पैलेस्टाइन की फ्रीडम की बात करता रहा है। और जब बात वहां पे जेरूसलम की आती है उसमें भी हम लोग जो है पैलेस्टाइन की ही जो है लगभग फेवर करते रहे हैं। तो इंडिया इजराइल के साथ जो रिलेशन था हमारा वो थोड़ा सा ऑन ऑफ रहता था उस समय पे, क्योंकि इजराइल वो यूएसए की बहुत खास ऑफ कोर्स दो एलाइज हैं और यूएसए के साथ हिस्टोरिकली हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे नहीं, है ना। तो उसकी वजह से भी, लेकिन जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा क्लोज हुए, इकोनॉमी ओपन अप हुई, रिलेशन ओपन अप हुए। तो 1992 में हम लोगों ने पहली बार अपनी वहां पे खोला था। और इवन अभी तो मतलब आप ये देख लीजिए कि 30 साल पूरे हुए हैं 2022 के अंदर उस रिलेशन को। और हम लोगों ने जो है एक नया लोगो भी लॉन्च किया था, जैसे हम लोगों ने बारे में बात किया था, ईयर्स ऑफ इजराइल फ्रेंडशिप, ठीक है। ये लोगो हम लोगों ने किया था, इसके बीच में अशोक चक्र बना हुआ है और स्टार ऑफ डेविड, तो ये जो स्टार ऑफ डेविड का स्टार है तो ये सब वहाँ पे बना हुआ है। उस टाइम इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है मोदी से बात किया था, वो सारी की सारी बात उन्होंने कहा था कि इंडिया और इजराइल की जो स्ट्रगल है वो एक सिस्टर लिबरेशन मूवमेंट है। तो रिलेशन काफी गहरा है हमारे बीच में। और जब हम लोग डिफेंस की बात करते हैं तो अभी राजनाथ सिंह जी के साथ जो है ये अनाउंसमेंट किया गया है एक विजन स्टेटमेंट। हालांकि इस विजन स्टेटमेंट में कुछ बहुत खास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं की गई है कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। एग्रीकल्चर के मामले में, साइंस एंड टेक के मामले में, साइबर सिक्योरिटी के मामले में और डिफेंस के मामले में, जैसे बराक 8 जो है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, हम लोगों ने इजराइल के साथ मिलकर ही बनाई है ना। ड्रोन के मामले में जिसे हम लोग जो है
अनमैन्ड व्हीकल्स भी कहते हैं। तो वो सब इसराइल के साथ में हम लोग ने डेफिनेटली किया है और हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इसराइल के साथ कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसका एक डॉक्यूमेंट है, ये छोटा सा 4-5 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें इंडिया और इसराइल के रिलेशन के बारे में मोटी मोटी बातें पता चल सकती हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, काफी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है फालतू का, लेकिन एक बार ऊपर से आप पढ़ सकते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा इंडिया इसराइल का, क्योंकि ऑफिशियल एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है तो थोड़ा सा देख सकते हो आप, ठीक है। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है जहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नो रिस्पाइट फॉर द पीपल बुक्ड अंडर यूएपीए। रिस्पाइट का मतलब होता है कि उनको किसी तरह की कोई भी रियायत, उनको किसी तरह का कोई भी आराम नहीं मिलेगा। तो आर्टिकल क्या कहता है, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो सेक्शन 124A है, जिसे हम लोग सेडिशन जो है लॉ भी कहते हैं इंडिया में ना, जिसके तहत बहुत सारे लोगों के ऊपर मुकदमे चल रहे थे, चार्जशीट फाइल हो गई थी, वो लोग बहुत साल से जेल में बंद थे, क्योंकि सेडिशन लॉ के अंदर भी आपको बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कॉलोनियल लॉ है और ये इंडिया में अभी उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को, सेंटर को ये आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, कोई भी नया आदमी के ऊपर आप सेडिशन लॉ नहीं लगाओगे जब तक आप इसको मॉडिफाई नहीं करते हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो बहुत सारे लोग इससे बहुत खुश हुए जिनके ऊपर केसेस चल रहे थे, और उनका कहना था कि बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि सेडिशन लॉ का काफी मिसयूज होता था हमारे देश में, राइट। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास एक और कानून है जिसे कहा जाता है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। लेकिन देखो 124 से तो आपको रियायत मिल गया, लेकिन यूएपी के अंदर अगर किसी के ऊपर केस चल रहा है उसके ऊपर कोई भी रियायत नहीं है, उसको किसी तरह का कोई भी जो है यहाँ पे मतलब आप ये कह लीजिए उसको रिस्पाइट नहीं मिलने वाला बेसिकली। हाँ, तो एक जगह से आपको आराम मिलेगा, दूसरी जगह से अभी भी सिचुएशन वैसी की वैसी बनी हुई है। और होम मिनिस्ट्री का डेटा ये कहता है कि 53% लोग जिनके ऊपर यूएपीए चल रहा है वो अंडर 30 हैं, मतलब यंग एज के लोग बहुत ज्यादा जेल में बंद हैं। दोस्तों यूएपी अगर आपके ऊपर लग जाता है ना, तो आप ये समझ लीजिए आपको बेल मिलना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। कुछ एक्सेप्शंस केसेस हुए हैं अभी रिसेंटली, लेकिन इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि यूएपी के अंदर एक जो है सेक्शन है, सेक्शन 43D5, ये आपको याद नहीं करना, कानून की भाषा है, ये मतलब इतना ज्यादा हमें कानून नहीं पढ़ना रहता है, लेकिन ये कहता है अगर किसी आदमी के ऊपर चार्जशीट फाइल कर दी पुलिस ने और उस चार्जशीट के अंदर पुलिस ने मेंशन कर दिया कि ये आदमी हमें ऊपर से, अभी वो प्रूफ नहीं हुआ है उसका क्राइम, लेकिन अगर पुलिस को ऊपर से लगता है कि शायद इसने कोई ऐसी एक्टिविटी की है अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगेंस्ट इंडिया एज अ स्टेट, तो उसको बेल नहीं मिलेगी। तो यूएपी के अंदर बेल मिलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, और यूएपी के अंदर आपको जो है डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी मिल सकता है। यूएपी जो है वो इंडियन और फॉरेन नेशनल्स दोनों के ऊपर लग सकता है। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और देखिए वैसे तो यूएपी काफी पुराना है, 2004-2008 में भी इसके अंदर अमेंडमेंट हुए, लेकिन सबसे खतरनाक वाला जो अमेंडमेंट हुआ वो हुआ 2019 के अंदर। पहले क्या होता था, यूएपी के अंदर सिर्फ किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा सकता था, लेकिन अभी 2019 के बाद इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। जैसे उमर खालिद की बात करें या इमाम शजील की बात करें, तो कुछ लोगों के ऊपर जो है इस तरह की चीजें यहाँ पे चल रही हैं, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। बेसिकली बात यह है, कुल मिला के निचोड़ ये निकलता है कि 124A के तहत आपको सुविधा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अभी भी यूएपीए नाम का एक्ट हमारे पास है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साइंस एंड टेक से न्यूज है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इन द देवस्थल सीज फर्स्ट लाइट। देवस्थल ये जो है नैनीताल के पास ये जगह है, देवस्थल उत्तराखंड में पड़ती है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेलीस्कोप को यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं, और ये कोई छोटा मोटा टेलीस्कोप नहीं है, बहुत ही बड़ा टेलीस्कोप है, और ये लिक्विड मिरर है। देखो मिरर क्या करता है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना, और लिक्विड मिरर क्या है, मतलब ये मरकरी से बना हुआ है भैया, मरकरी। तो मरकरी आपको पता ही है एक मेटल है, और होता क्या है कि वो मरकरी को हम लोगों ने किसी वेसल के अंदर डाल रखा है, और उस वेसल को इतना फास्ट स्पिन किया जाता है, इतना तेजी से स्पिन किया जाता है कि वो एक मिरर का रूप ले लेता है इस तरह से। और इस मिरर की थिकनेस सिर्फ 5 मीटर होती है, समझ रहे हो, 5 मीटर का मिरर बन जाता है। और जो मरकरी होता है ना, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये लाइट को जब रिफ्लेक्ट करता है, उसे कॉन्सेंट्रेट करता है, तो ये हमारे स्काई के अंदर, आसमान के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, गैलेक्सी के अंदर चीजों को ऑब्जर्व कर सकता है।
ठीक है। तो ये 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे किया जाएगा? देवस्थल में किया जाएगा। ये किसके लिए यूज किया जाएगा? सर्वे करने के लिए यूज किया जाएगा स्काई का। सर्वे बहुत तरह का हो सकता है, जैसे बहुत सारे हमारे यूनिवर्स के अंदर सुपरनोवा एक्टिविटीज वगैरह होती हैं, उनको देखने के लिए यूज हो सकता है। जो स्पेस डेब्री होती है, मीटेओराइट्स वगैरह होते हैं, है ना, उनको ऑब्जर्व करने के काम आ सकता है। तो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे काम आ सकते हैं। और किसी कोलैबोरेशन के साथ बना है, ये बना है कनाडा, बेल्जियम और इंडिया, इन तीनों कंट्री के कोलैबोरेशन से बना है, आपको ये पता होना चाहिए। और कहां पे हम लोग इसको लगाएंगे? देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस ऑफ आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, नैनीताल के अंदर, ठीक है। और ये जो इंस्टीट्यूट है वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एक ऑटोनोमस संस्था है, स्कूल है, कॉलेज है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें हैं। इसमें कितना मरकरी यूज किया गया है? 50 लीटर मरकरी यहाँ पे यूज किया गया है, और टोटल 700 किलोग्राम इसका वेट है। जब ये स्पिन करता है इस तरह से तो ये मिरर का रूप ले लेता है, ओके। और इमेजेस वगैरह तो डेफिनेटली वहां से आएंगी। और ये इतनी सारी इमेज कैलकुलेट करेगा तो इसके लिए डेफिनेटली हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि देखो यार ये इमेज वहां से भेजेगा ना, वो कितने कितने जीबी की, टीबी की, है ना, टेराबाइट की वो इमेजेस होती हैं, तो आप एक आदमी बैठ के तो उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता, तो उसको मशीनों के द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि इवन प्रीलिम्स के लिए बहुत काम आएगा आपको ये, ठीक है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नो लैंग्वेज इज लेस देन हिंदी इंग्लिश, तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, तो ये किसी फंक्शन में बोल रहे थे, तो इन्होंने कहा कि इंडिया में जितनी इंपॉर्टेंट तमिल है उतनी ही इंपॉर्टेंट हिंदी है, जितनी इंपॉर्टेंट गुजराती है उतनी ही इंपॉर्टेंट बंगाली है। तो लैंग्वेज के हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इवन हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो भी यही बात करती है। उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सभी लैंग्वेज को इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पे किया गया है, चाहे वो हमारी रीजनल लैंग्वेज हो, चाहे हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो बात कही है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बात कही गई है पीएम श्री स्कूल के बारे में। तो इनका कहना है कि जो हमारे केंद्रीय विद्यालय हैं, जो हमारे इस तरह के जो स्कूल हैं, हम कुछ मॉडल स्कूल्स बनाएंगे जिसमें हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत चीजों को लागू करेंगे। इन मॉडल स्कूल को ये एज ए लेबोरेटरी का काम करेंगे पूरी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो इनका जो करिकुलम होगा, राइट, यहाँ पे जो लैंग्वेज को लेकर जो प्रोविजंस होंगे, जो इनका सिलेबस होगा, वो बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन किया जाएगा। तो ये पीएम श्री स्कूल एक नया इनिशिएटिव यहाँ पे लिया है। इस समय इंडिया में जो है 15 लाख सरकारी स्कूल हैं, मतलब 15 लाख टोटल स्कूल हैं, जिसमें से 11 लाख सरकारी स्कूल हैं और 4 लाख प्राइवेट स्कूल हैं। इनमें से जो है 1% जो स्कूल हैं वो पीएम श्री स्कूल के अंडर की नई जो स्कीम आई है इसके अंदर हम उसको लागू करेंगे, क्योंकि ये नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है बिल्कुल उसके साथ अलाइन होगा ये पीएम श्री स्कूल। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक बहुत बड़ी अप्रोच है, वो है 5-3+3+4। देखिए हम लोगों ने जब ये स्कीम आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तब इसके बारे में बहुत खुल के बात किया था 2020 में। तो ये है क्या 5-3+3+3? देखिए अभी हम लोग जो मॉडल फॉलो करते हैं वो हम मॉडल फॉलो करते हैं 10+2। तो 10वीं क्लास आपकी होती है, 10वीं के बाद फिर आपकी 11वीं और 12वीं होती है, फिर आप कॉलेज में जाते हो। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि नहीं, हम लोग नया मॉडल करेंगे 5-3+3+3। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3 साल से लेके 18 साल के बच्चों को कंसिडर करने वाले हैं। पहले हम लोग नहीं करते थे, पहले हम लोग 5 साल से लेके 18 साल तक करते थे, मतलब पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक। अब हम लोग करेंगे 3 से लेके 18, मतलब आपकी जो आंगनवाड़ी है, आपका जो प्री स्कूल है, आपका जो किंडरगार्टन है, वो भी सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत फॉर्मल एजुकेशन के अंदर उसको लेके आने वाली है। तो ये जो स्टेज है 5-3+3+3, आपको समझाऊंगा क्या होता है। बेसिकली ईयर्स होते हैं, ये होते हैं ईयर्स, और ये होती हैं आपकी क्लासेस, जिसके अंदर जो पहले 5 साल होते हैं वो फाउंडेशन स्टेज होती है, दूसरे 3 साल होते हैं जो वो प्रिपरेटरी स्टेज होती है, उसके अलावा जो 3 साल होते हैं वो मिडिल एज स्टेज होती है, और लास्ट के जो 4 साल होते हैं वो हमारी सेकेंडरी स्टेज होती है। अब ये मान के चलिए कि जो पहले 5 साल होते हैं उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर आप आंगनबाड़ी करोगे, उसके अंदर आप जो है प्री स्कूल करोगे, उसके बाद आप किंडरगार्टन करोगे, है ना, वो सारी चीजें करोगे। तो उससे लेके जो है 1st और 2nd क्लास तक होगा। किंडरगार्टन, LKG UKG जो हमारा रहता है, और पहली क्लास और दूसरी क्लास। फिर 3 साल में क्या होगा, 3rd, 4th और 5th स्टैंडर्ड। फिर होगा हमारा 3 साल में 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा होगा 4 साल में हमारा हो जाएगा 9th, 10th, 11th और 12th स्टैंडर्ड। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको बांट दिया है, किंडरगार्टन 1st एंड 2nd क्लास, ठीक है,
थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास, फिर हमारी आ जाती है सिक्स सेवन्थ और एट्थ क्लास, फिर आ जाती है 9th 10th 11th और 12th क्लास। तो इसको हम लोगों ने इस तरह से डिजाइन किया है। अब ये हम लोग इसको सारा को फॉर्मलाइज करने वाले हैं। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये काफी चीज जो इंपॉर्टेंट है जो मुझे यहाँ पे लगी, क्योंकि प्री स्कूल के अंदर हम लोग इसी मॉडल को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, बाकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसका अगर आप समरी भी पढ़ लोगे वो भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया सेंड सीनियर डिप्लोमेट्स टू काबुल फॉर द टॉक्स विद तालिबान। तो भैया 2 साल से जो चीजें वहां पे हो रही थी, अभी इंडिया ने फाइनली वहां पे डेलीगेशन को भेजा है अपने। ठीक है, उसकी और देखें, एम्बेसी तो इंडिया ने पहले ही बंद कर दिया था वहां पे अपना, है ना, एम्बेसी बंद कर दिया था, सारे ऑफिसर्स को हम लोगों ने वहां पे बुला लिया था। लेकिन अभी उस एम्बेसी के अंदर लोकल स्टाफ काम कर रहा था। देखिए यार, साफ सफाई तो करनी पड़ेगी ना आपको, साफ सफाई होती रहे, बिल्डिंग ठीक तरह से खड़ी रहो, बाथरूम वगैरह साफ किए जाते हैं। तो लोकल स्टाफ अभी वहां पे मेंटेनेंस के पर्पज से था। लेकिन जब रिलेशन खराब हो गए सारे के सारे, तो अफगानिस्तान से ने जब अफगानिस्तान को तालिबान ने जब टेक ओवर कर लिया, तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन वहां से खत्म हो गए थे। लेकिन अभी धीरे धीरे इंडिया थोड़ा सा वहां पे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोगों ने अभी डेलीगेशन वहां पे भेजा है कुछ सीनियर डिप्लोमेट्स का। और वैसे हम लोग अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं। हम लोगों ने वीट वहां पे भेजा, 1 मिलियन हम लोगों ने वहां पे कोविड की दवाइयां भी भेजी, वैक्सीन वगैरह भेजी। और इन वहां पे जो स्कूल है हबीबा हाई स्कूल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हबीबा हाई स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने इसको दोबारा से रेनोवेट किया। उसके अलावा जो है चिमताला इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन, ठीक है, इसको भी इंडिया ने ही बनाया था। हमारा जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है उसके साथ मिलकर बनाया था। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली हम लोगों ने काफी पहले शुरू कर दिए थे, 2001 से ही शुरू कर दिए थे। लेकिन बीच में एक अभी तालिबान आ गए इतने समय के बाद, तो ये बंद हो गए थे। दोबारा इंडिया इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। वो सारी चीजें हुई। लेकिन अफगानिस्तान ने इंडिया को रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज आप अपनी एम्बेसी को इंडिया में हमारे यहाँ पे दोबारा से ओपन कर दीजिए। क्योंकि एम्बेसी अगर आपने ओपन कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आप तालिबान को रिकॉग्नाइज कर रहे हो। इंडिया ने कहा कि देखिए अभी हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ आपको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे सकते हैं जो भी हम लोग दे रहे हैं। जैसे चीजें सुधरेंगी, आप लोग सुधरोगे, आप वीमेन एजुकेशन के ऊपर फोकस करोगे, आप सभी लोगों को बराबर का अधिकार दोगे, थोड़ा सा डेमोक्रेटिक वैल्यूज को यहाँ पे दोबारा से लाओगे, तो हम लोग आपके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना सकते हैं। लेकिन भैया फिलहाल तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस से ही काम चलाइए, ये उनका कहना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिहार गवर्नमेंट कास्ट काउंट। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना की जरूरत है। देखिए ये कास्ट काउंट है, ये कास्ट सेंसस नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, तो बिहार की कैबिनेट ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर फाइनली डिसाइड कर लिया है कि हाँ हम लोग कास्ट काउंट करवाएंगे। हालांकि जब सेंटर की बात आती है, सेंटर में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो कास्ट सेंसस को सपोर्ट नहीं करती, कास्ट काउंट को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन बिहार के अंदर वो सपोर्ट कर रही है, क्योंकि बिहार में पॉलिटिकल रियलिटीज थोड़ी अलग हैं। बिहार में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने आप को किसी ना किसी कास्ट के साथ रिलेट करती हैं, है ना, और इसी कास्ट के बेसिस पे ही बिहार में सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई हैं। इसलिए उन्होंने अग्री किया है। देखिए अगर उनके पास डेटा होगा, तो डेटा अगर प्रॉपर होगा ना, कितने वहां पे एससीज हैं, एसटीज हैं, ओबीसीज हैं, हर कास्ट का अगर डेटा होगा, तो डेफिनेटली जो सरकार स्कीम्स वगैरह बेनिफिट लेके आती है कास्ट के लिए, वेलफेयर स्कीम्स वगैरह, वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट की जा सकती है। ठीक है, हालांकि सेंटर में सरकार ने बिल्कुल बोल दिया है कि हम लोग सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारा जो सेंसस चल रहा है 2021 वाला, थोड़ा डिले हो गया है डेफिनेटली, लेकिन सरकार ने कहा कि इसके अंदर हमारा कोई मूड नहीं है अभी करवाने का। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि बिहार में पहली बार ऐसा बिहार में पहली बार किया जा रहा है। तमिलनाडु के अंदर भी ऐसा किया गया, कर्नाटक के अंदर ऐसा किया गया। ठीक है, तो कई स्टेट के अंदर, ओडिशा तेलंगाना के अंदर ऐसा किया जा चुका है। तो बेसिकली इसका पर्पज ये होता है कि हम लोग स्कीम को बेटर टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ी सी बात हम यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि इसके एडिटोरियल का मैं वेट कर रहा हूँ। लेट्स होप के इस हफ्ते एक एडिटोरियल आ जाए कास्ट सेंसस को लेके, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि ओवरऑल कास्ट सेंसस के बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है दोस्तों वो है सऊदी अरेबिया ओपेक बैक्स बिगर आउटपुट बूस्ट। ये किस आउटपुट की बात कर रहा है? ये क्रूड ऑयल के आउटपुट की बात कर रहा है। देखिए सीधा सीधा खेल होता है ना, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का खेल होता है। डिमांड अगर ज्यादा होती है, सप्लाई अगर कम होती है, तो प्राइस हाई हो जाते हैं, राइट, सीधी सी बात है। अगर सप्लाई ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो प्राइस लो हो जाते हैं। और इस समय क्या हो रहा है? इस समय भैया डिमांड हो रही है ज्यादा क्रूड ऑयल की, लेकिन सप्लाई है कम। इसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर हम लोग क्रूड ऑयल की सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे तो डेफिनेटली प्राइस भी कंट्रोल हो जाएगा। और ये क्रूड ऑयल की सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है? इसे करती हैं ओपेक कंट्रीज। और ओपेक कंट्री में जो सऊदी अरेबिया है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, इसलिए सऊदी अरेबिया के ऊपर काफी चीजें डिपेंड करती हैं।
ठीक है, तो क्या है ये ओपेक? हालांकि ये जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है कोई एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ कंट्रीज हैं जैसे कतार, अभी ये पार्ट नहीं है ओपेक का, ठीक है। लेकिन ओपेक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली हमें पता होनी चाहिए। ओपेक और ओपेक प्लस एक्चुअली दो ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो मैंने डेटा यहाँ से लिया है मैंने ओपेक की ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है, क्योंकि बहुत सारे अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे ना ओपेक के बारे में, आपको मोस्टली गलत इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। किसी ने कहा है कि वहां पे 15 कंट्री हैं, कोई कह रहा है 14 कंट्री हैं। ओपेक की ऑफिशियल वेबसाइट कह रही है कि वहां पे 13 कंट्रीज हैं, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी? 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे वो थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। बाद में दूसरी कंट्रीज को भी यहाँ पे ऐड किया गया, जैसे कतार, इंडोनेशिया, लीबिया, ये सबको यहाँ पे ऐड किया गया। कतार को बाद में बाहर निकल गया। इवन इक्वाडोर की जो मेंबरशिप है वो 1992 में सस्पेंड कर दी गई थी। उसने दोबारा से 2007 में ज्वाइन किया, लेकिन उसने फिर से 2020 में विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब इक्वाडोर भी जो है वो अभी ओपेक का पार्ट नहीं है, ठीक है। कतार भी नहीं है। इंडोनेशिया की जो मेंबरशिप है वो 2009 में उन्होंने उसको डीएक्टिवेट कर दिया था, लेकिन 2016 में उसको दोबारा से एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन फिर से 2016 के अंदर उन्होंने इसको डीएक्टिवेट कर दिया, मतलब इंडोनेशिया भी इसका पार्ट नहीं है, पता होना चाहिए। गैबोन का जो मेंबरशिप है वो 1995 में टर्मिनेट हो गया था, लेकिन उसको दोबारा से 2016 में उसने ज्वाइन कर लिया था। कतार ने अपनी मेंबरशिप जो है 2019 में टर्मिनेट कर दी थी, मतलब कतार भी इसका पार्ट नहीं है। तो कुल मिला के 13 मेंबर्स यहाँ पे होते हैं। ये तो हो गई बात ओपेक की। उसके बाद जो है एक हमारे पास ओपेक प्लस भी होता है। ओपेक प्लस के अंदर कुछ ऐसी कंट्रीज आती हैं जो कि काफी ज्यादा तेल प्रोड्यूस करती हैं, जिसके अंदर हमारा अजरबैजान, बहरीन, बुरेने, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान और सूडान भी आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा आपको पता होना। ओपेक प्लस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओपेक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी कंट्री मिलकर हैं दुनिया का 70 से 80% ऑयल को कंट्रोल करते हैं, सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, राइट। तो इनके हाथ में ही है भैया, सप्लाई को बढ़ाना घटाना। सप्लाई बढ़ेगी प्राइस कम होगा, सप्लाई कम होगी तो प्राइस ज्यादा होगा। इवन 1970s में हालत इतनी खराब हो गई थी कि ओपेक कंट्री जो है वो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने लगी थी। 1970 का जो ऑयल क्राइसिस आया था वो इसी वजह से आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है आज का एडिटोरियल, और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो एक क्वेश्चन भी है हमारे सामने। आपको ये क्वेश्चन लिखना है, और इस क्वेश्चन को लिखने के लिए थोड़ी मैच्योरिटी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन लिखा जाएगा। देखिए क्या कहता है, चेंजिंग रियलिटीज इन इंडियाज नेबरहुड कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू सिट ऑन नेगोशिएशन टेबल। इसमें आपने कमेंट करना है, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करना है, एग्जामिन नहीं करना है, ठीक है, आपने कमेंट करना है। तो चेंजिंग रियलिटीज इन इंडियाज नेबरहुड कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू सिट ऑन द नेगोशिएशन टेबल। मतलब ये है कि हमारे आस पड़ोस में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही हैं जिसकी वजह से या जिसका फायदा उठा के, इसको एज अपॉर्चुनिटी यूज करके इंडिया और पाकिस्तान अपने रिश्तों को इंप्रूव कर सकते हैं, जो काफी समय से काफी खराब चल रहे थे। वो बेसिकली इसका कहना है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले तो आप ये बताओगे कि भैया हमारे नेबरहुड में किस तरह से चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है। फिर आप ये इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में बात करोगे कि पहले कैसे चल रहे थे, उसके पीछे कारण क्या था, और इन चेंजिंग रियलिटीज की वजह से इंडिया और पाकिस्तान इसको एज अपॉर्चुनिटी कैसे यूज कर सकते हैं। अगर कोई एग्जांपल आपके सामने है जो रिसेंटली हुआ है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इसको इस तरह से 150 वर्ड में और 10 मार्क्स में आप उसको लिख सकते हैं। चलिए, तो क्या है पूरा का पूरा मामला थोड़ा देखना रहेगा। हालांकि इंडिया पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो चीजें बात करने के लिए मतलब हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स हो सकती हैं, लेकिन हम लोग जो अपने डिस्कशन को सिर्फ यहीं तक लिमिटेड रखेंगे, ठीक है। तो कहता है कि इंडिया अभी देखिए, पहले तो इंडिया पाकिस्तान की बातचीत बिल्कुल होती ही नहीं थी, है ना, जैसे दो एकदम कट्टर दुश्मन होते हैं ना, उस तरह का सिस्टम बना हुआ था। लेकिन रिसेंटली हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ थोड़ी बहुत बातचीत शुरू किया, और इसका सबसे बड़ा रीजन है अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान के साथ हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वीट भेजा, राइस उनको भेजा। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान से थोड़ा बहुत हम लोगों ने बातचीत करना शुरू किया है। तो इसका मतलब थोड़ा सा गवर्नमेंट की अप्रोच में चेंज हुआ है। और वैसे अगर आप देखो पिछले एक साल में आपको विजिबल चेंज नजर आया होगा। पहले हर छोटी मोटी पॉलिटिकल रैलीज होती थी, तो चाहे पर हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी हो, हमेशा पाकिस्तान को गाली दी जाती थी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज के लिए। लेकिन पिछले साल में ये क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ है। आप खुद इस चीज को देखा होगा, मीडिया में हम लोग सब देखते हैं, पाकिस्तान को हमारे यहाँ पे काफी कम गालियां मिल रही हैं आजकल पॉलिटिकल क्लास के थ्रू। वो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है, और इसके पीछे रीजन पता क्या है, इसके पीछे रीजन है लद्दाख वाला क्राइसिस, जो कि चाइना के साथ हमारी दिक्कत हो गई।
तो जो चाइना के साथ हमारी दिक्कत हो गई, पाकिस्तान को लेके हमारा जो हार्ड रवैया हुआ करता था वो थोड़ा सा चेंज हुआ, होना भी चाहिए था। अगर हम लोग पाकिस्तान के साथ वैसे ही करते रहते और इधर से चाइना प्रॉब्लम क्रिएट कर देता तो दोनों फ्रंट से हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती, तो हम उसको कैसे टैकल करते, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। टैकल चाइना को टैकल करना ही हमारे लिए इतना मुश्किल हो रहा है, दोनों तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो आप इमेजिन यहाँ पे कर ही सकते हो, राइट। इसीलिए कहा गया कि भैया सिर्फ मिलिट्री ही एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है डील करने का सिचुएशन का, और चीजें भी आपको यहाँ पे इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी अगर आपको चीजें नॉर्मलाइज करनी है तो। जैसे आपको डिप्लोमेटिक रिलेशन इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव करनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करिए, और मिलिट्री तो फिर बाद में है ही। और इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी जैसे हमारा डेलीगेशन गया, पाकिस्तान का अभी डेलीगेशन इंडिया में आया हुआ था इंडस वैली ट्रीटी को लेके, है ना। और पिछले साल थोड़े समय पहले हमारा भी डेलीगेशन गया था पाकिस्तान के अंदर। तो इंडस वैली ट्रीटी में हम लोग क्या करता है, हमारी जो रिवर्स होती हैं इंडस रिवर्स, उनके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो ये भी एक तरह का एक प्लेटफॉर्म है जहां पे दोनों कंट्रीज बैठ के बातचीत कर सकते हैं। तो सिचुएशन तो चेंज हुई है, ठीक है, लेकिन जब इमरान खान की सरकार वहां पे थी, जितनी सिचुएशन इंप्रूव होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि जैसे जैसे पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की माहौल बनने लगा, तो पाकिस्तान हमेशा कंडीशन रख देता था। कंडीशन क्या थी? उन्होंने कहा कि पहले तो आप जम्मू और कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसको दोबारा से आप रिवाइव कीजिए, रिस्टोर कीजिए। 370 हमने हटा दिया, उसको यूटी बना दिया गया। तो पहली कंडीशन तो ये थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो कश्मीर वैली के अंदर जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, आप उसको बंद करिए। डेमोग्राफिक चेंज का मतलब होता है पॉपुलेशन चेंज होता है, कि जैसे बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स को वहां पे दोबारा से जो है लाया जा रहा है ना। डीलिमिटेशन कमीशन की आप यहाँ पे बात कर सकते हो, वो कुछ कुछ चीजें। तो जब ये दो कंडीशन रखी, इंडिया ने कहा कि नहीं, ये चीजें हम लोग नहीं कर सकते, बातचीत करनी है तो करो, नहीं करनी है तो ना करो। तो जब इंडिया ने दो टूक उनको जवाब दे दिया, तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है भैया, हम भी आपसे बातचीत नहीं करेंगे। तो बातचीत काफी समय से यहाँ पे बंद हो रही थी। रिसेंटली भी कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे हुई हैं, जैसे डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात कर सकते हो। अभी नए इलेक्शन होने वाले हैं कश्मीर के अंदर। आर्टिकल में आर्गुमेंट दिया गया है, ये मेरा पर्सनल नहीं है, आर्टिकल के अंदर ये आर्गुमेंट दिया गया है, अगर नया इलेक्शन हुआ, क्योंकि इस समय वहां पे जम्मू के अंदर भी काफी सीट्स बढ़ा दी गई हैं, 6-7 सीट जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ा दी गई हैं, एक सीट जो है कश्मीर के अंदर बढ़ाई गई है। अगर नए इलेक्शन में अगर मान लो वहां पे नॉन मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बनता है, तो हो सकता है J&K का दोबारा से स्टेटहुड को रिस्टोर किया जा सकता है। ऐसी एक मतलब पॉसिबिलिटी इस आर्टिकल के अंदर बात कही गई है। खैर, हम पॉलिटिकल चीज में नहीं जाएंगे। तो रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुआ, अमरनाथ यात्रा के ऊपर सरकार ने बहुत सारा खर्चा किया है। हमारा जो बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा अपरेटस है, वो अमरनाथ यात्रा के ऊपर फोकस किया है। यासिर मलिक को जेल में डाला है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर सिचुएशन दोबारा से टेंस हो गई है। और जिसकी जो क्रिटिसिज्म है, जो एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हैं, उन्होंने भी इंडिया को काफी क्रिटिसाइज किया इसके बारे में। तो चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है। अब वो चीजें अच्छे के लिए चेंज हो रही हैं, बुरे के लिए चेंज हो रही है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एज अपॉर्चुनिटी कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए, पहले पाकिस्तान के अंदर एनवायरमेंट नहीं था। देखो, जैसे हमारी डोमेस्टिक रिलेशन हमारे नेबर्स के साथ रिलेशन को इम्पैक्ट करती है, वैसे ही पाकिस्तान में भी होता है। राजनीति लोकल ऐसी होती है। तो जैसे मान लो, आप ये मान के चलिए कि जैसे आज अगर सरकार, अगर वो किसी, जैसे श्रीलंका के साथ अगर हम लोग बेटर रिलेशन बनाना चाहें, तो अपोजिशन वाले बोलेंगे आप तो ये क्या कर रहे हो। अगर किसी के साथ रिलेशन बिगड़ जाते हैं, तो अपोजिशन वाले बोलते हैं कि आपने रिलेशन बिगाड़ दिए। ऐसा ही पाकिस्तान, ऐसा हर कंट्री के साथ होता है। पहले वहां पे नवाज, उसके जो है इमरान खान की सरकार थी, और जिसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन नहीं थे। लेकिन जो नवाज शरीफ की सरकार होती है पाकिस्तान में, तो हमारे रिलेशन थोड़े से बेटर हो जाते हैं। आपको भी पता होगा कि जो मोदी जी नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे 2015 में, नेक्स्ट ईयर ही अचानक से उन्होंने पाकिस्तान विजिट किया, क्योंकि नवाज शरीफ की मम्मी का बर्थडे था, उनके घर में शादी वादी भी हो रही थी, उनको विश करने चले गए, क्योंकि उनके साथ हमारे रिलेशन ठीक ठाक हैं। इवन जब पठानकोट के अंदर अटैक हुआ था, पठानकोट में, तो ISI के ऑफिशियल्स को पठानकोट में बुलाया गया था। तो रिलेशन उस समय इंप्रूव हमारे हो रहे थे, लेकिन बाद में इमरान खान अब सरकार आ गई, तो रिलेशन जो वह खराब हो गए। तो अभी देखिए, जब हम लोग किसी के साथ बातचीत शुरू करते हैं, तो पहले तो ऐसे मुद्दों पे बात की जाती है ना, जो सोल्व होने में ज्यादा मेहनत नहीं करवाएंगे, उसके बाद बड़े मुद्दों पे बात की जाती है। तो उन्हें कहा जाता है लो हैंगिंग फ्रूट्स।
लो हैंगिंग फ्रूट वो फ्रूट्स होते हैं, वो मुद्दे होते हैं, वो एरिया होता है जिसको जल्दी से सोल्व किया जा सकता है। जैसे सर क्रीक वाला मामला है गुजरात के अंदर, वो हमारा वहां पे भी डिस्प्यूट चल रहा है, आप इसको सोल्व करिए, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो बायलेटरल ट्रेड है उसको आप इंप्रूव करिए। हमारे जो हाई कमीशंस हैं, है ना, जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं उसको आप दोबारा से इंप्रूव करिए, ठीक है। ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। कश्मीर वाला मुद्दा बाद में करिए ना, किसी ने मना नहीं किया, आप उसके ऊपर बैठिए, बातचीत करिए, जो आपकी दिक्कतें हैं उसको हमें बताइए, लेकिन दूसरी चीजें से कम अरे कहीं से शुरुआत तो करें कम से कम। तो हमारी जो सुई है वो कश्मीर के ऊपर जाके अटक गई है उनकी। कश्मीर के ऊपर बात करोगे तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। पहले आप दूसरे मुद्दों पे बात करिए, रिलेशन को थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करिए, उसके बाद हम JNK पे भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर वहां पे सियाचिन ग्लेशियर की बात आती है। सियाचिन ग्लेशियर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोनों कंट्रीज के अंदर। पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि सियाचिन जो है वो हमारा है, इंडिया तो ऑफ कोर्स वो तो हमारा है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पूरा पाकिस्तानी एक तरह से इंडिया का ही था पहले। बट जो इंडिया ने यहाँ पे कंडीशन रखी है बातचीत करने के लिए सियाचिन के ऊपर, तो इंडिया ने कहा कि आप सियाचिन को डीमिलिटराइज कीजिए। पाकिस्तान कहता है कि हम लोग उसको नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से हमारी बातचीत नहीं हो पाएगी। तो ये एक्चुअली सियाचिन लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है, ऊपर वाले जो मुद्दे हैं वो लो हैंगिंग फ्रूट हैं। तो करंटली जो है माहौल बेसिकली ये बना हुआ है अभी, अपॉर्चुनिटी जब हम लोग बात करते हैं, जो नई रियलिटी है, नई रिलेशन है, नई जो सरकार वहां पे आई है उसके साथ हमारा रिलेशन इंप्रूव होना चाहिए। शुरुआत हम लोग ट्रेड से कर सकते हैं, ट्रेड से शुरुआत करने के बाद हम लोग सीज फायर की बात कर सकते हैं, सीज फायर की बात करने के बाद ये जो लो हैंगिंग फ्रूट है इनके बारे में बातचीत कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग कश्मीर के मुद्दे पर जा सकते हैं। हालांकि कश्मीर का मुद्दा मुझे लगता नहीं सोल्व होगा इतना जल्दी, आसानी से नहीं हो पाएगा, बट स्टिल कम से कम कहीं से शुरुआत तो हो। तो ये जो और चाइना के साथ जो हमारा उधर एंगल बना हुआ है लद्दाख में, और उधर जो चीजें टेंस हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं कम से कम एक फ्रंट के ऊपर तो शांति हो, दूसरे फ्रंट पे हम लोग बाद में डील कर लेंगे। तो ये जो हमारे पड़ोस में चीजें हो रही हैं बेसिकली हम उसको एज अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो दिक्कतें हमारे यहाँ पे हो रही हैं आप बस इसको आंसर में भी मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों हमारा जो MCQ हम लोगों ने कल दिया था वो 2 MCQ थे, क्लाइमेटोलॉजी के MCQs थे। तो पहले का आंसर हो जाता है ए, बोथ A एंड B। तो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी डिक्रीजेस शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द क्लाइमेट कॉज्ड बाय द नेचुरली अकरिंग इवेंट एंड एल नीनो एंड ला नीना, ठीक है। तो वोल्केनिक एक्टिविटीज वगैरह जब हो जाती हैं, एल नीनो वगैरह हो जाता है, ला नीना हो जाता है, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो हमारे क्लाइमेट को, हमारे मॉनसून को इंपैक्ट करती हैं। क्लाइमेट चेंज इज द वार्मिंग और कूलिंग इन द लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न एट डिफरेंट प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। यस, तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ वार्मिंग होता है, नहीं, क्लाइमेट चेंज का मतलब कूलिंग भी होता है। अरे दोनों में क्लाइमेट तो चेंज हो रहा है ना। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब वार्मिंग होता है, क्लाइमेट चेंज का मतलब वार्मिंग और कूलिंग दोनों हो सकता है, और ये लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों आंसर है यहाँ पे। और वाटर वेपर के बारे में इन्होंने बात किया था, दैट वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड। नहीं भैया, जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे वाटर वेपर एक्चुअली डिक्रीज होते हैं, इंक्रीज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट थी वाटर वेपर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ऑफ कोर्स इक्वेटर के ऊपर इतना दुनिया भर का रेनफॉल होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, इवेपोरेशन होता है, तो वाटर वेपर ज्यादा होते हैं। पोल्स जो है एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं, एयर वहां पे ड्राई होती है, तो वाटर वेपर नहीं होते। तो ओनली दिस स्टेटमेंट वाज करेक्ट। आज के हमारे पास जो 2 नए क्वेश्चन है वो ये है। पहला क्वेश्चन एटमॉस्फेयर के बारे में है, दूसरा क्वेश्चन जो है इग्नियस रॉक्स के बारे में। तो एटमॉस्फेयर के बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ओके। इग्नियस रॉक के बारे में आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऑप्शन आपके सामने है, स्क्रीन को पॉज करिए, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, और ये दोनों क्वेश्चन आपकी NCERT और GC लोग जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है ज्योग्राफी की, दोनों वहां से हैंडल आराम से हो सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी तो नहीं कहूंगा, आपका थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। तो यही थे आज के आर्टिकल हम जो लोगों ने डिस्कस किए दोस्तों। कुछ एडिशनल आर्टिकल भी आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। ये वाला आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लगा ये, ठीक है। ये वाला भी आप पढ़ सकते हो, सोशल मीडिया के ऊपर जो कर रही है सरकार, ये जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ना करे तो मन कर सकते हो, चाइना पैसिफिक ओशन के अंदर क्या कर रहा है, क्योंकि इंडिया यहाँ पे डायरेक्टली स्टेक होल्डर नहीं है, तो थोड़ा सा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो आप ऐसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही है, और हमारा नया फाउंडेशन कोर्स भी हम लोग नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चों ने अभी तक मन नहीं बनाया है तो मन बना लीजिए, हमारे प्लेटफॉर्म से आइए। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और वहाँ पे गूगल फॉर्म भर के आप अपनी डिटेल भरिए, और आप पूरे नए बैच की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।